नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ वर्षा सिंह और आज हम बात कर रहे हैं विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर। हमारे आसपास साफ सुथरी हवा बची रहे, चिड़ियों की चहचहाहट बची रहे, पेड़ पौधे वनस्पतियां बची रहें, पहाड़ प्रेम से भरे रहें, जंगल का जीवन सुरक्षित रहे, बचा रहे, जैव विविधता बची रहे, प्रकृति और इंसान का नाता जो है वो और मजबूत हो, मानवता बची रहे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रकृति संरक्षण के लिए अपने रोज़मर्रा के जीवन में ज़रूरी बदलाव करें, इसके लिए जागरूक हों और तभी प्रकृति हमें बचाएगी। हमको प्रकृति की ज़्यादा ज़रूरत है और इस समय बहुत सारी चुनौतियां हैं। आज का ये जो दिन है ये जागरूक करने के लिए लोगों को हमारी प्रकृति के प्रति, तो इस पर हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कल्याण सिंह रावत जी, हमारे साथ डॉक्टर शंकर काला जी हैं और हमारे साथ तेज प्रताप सिंह जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और तो कल्याण सिंह जी, जिस तरह की बात जो इस समय का मौजूदा दौर है, हम कोरोना की जिन मुश्किलों से निपट रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं ये जो कहते हैं कि जैव विविधता खत्म हो रही है या कम हो रही है, जो हमारी मुश्किलें जंगल के साथ हमारा जो अतिक्रमण है एक तरह से कह सकते हैं, इसकी देन है। तो ये समय हमें और भी ज़्यादा समझाता है कि प्रकृति का संरक्षण हमारे लिए कितना ज़रूरी है। सही कहा आपने। ये बार बार हम लोगों ने जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की थी, मानवीय हस्तक्षेप जो प्रकृति के साथ हुआ था, उसका बड़ा दंड इस समय हमको मिला है। और इस बार प्रकृति ने मानव को बहुत दूर किया अपने से। हम लोग लॉकडाउन हुए, सभी लोग अपने कमरों में बंद हो गए, सड़कों पे गाड़ी का चलना बंद हो गया, आवागमन बंद हो गया। और दूसरी ओर प्रकृति को ये सब कुछ एक उपहार के रूप में मिला और प्रकृति ने जो इस लॉकडाउन के समय जो अपना एक रूप दिखाया है, इतना सुंदर रूप, चारों तरफ हरियाली, दूर से हिमालय दिखाई दे रहा था, नदियों में बिल्कुल नीला पानी, उसके जो जलीय जंतु थे वो दूर से दिखाई दे रहे थे, चिड़ियाँ चहक रही थी, सुंदर हवा बह रही थी और प्रदूषण नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। ये प्रकृति ने अपना एक रूप दिखाया और प्रकृति ये चाहती थी कि हम इस रूप में, मैं इस रूप में रहना चाहता हूँ। और आप लोगों ने जो मेरे साथ आज तक जो मानवीय हस्तक्षेप के कारण जो एक बड़ा छेड़छाड़ की है, और उसका मुझे बहुत बड़ा ये जो आप लोग इसमें दंड के रूप में इसमें अंदर रह रहे हैं, ये मनुष्य का ही एक बड़ा वो था कि हस्तक्षेप था और उसका एक दंड हमको मिला था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये सबक मिला है हमको कोरोना के समय में। पूरी दुनिया महामारी से परेशान है, लेकिन दूसरी ओर प्रकृति ने एक अपना रूप दिखाया कि मैं इस रूप में रहना चाहता हूँ। क्या इस रूप में रहने के लिए मनुष्य तैयार है? और अब जब लॉकडाउन समाप्त होने लगा, धीरे धीरे गाड़ियाँ चलने लगी हैं, फिर से प्रदूषण का एक वो बढ़ने लगा है। तो ये हमको देखना होगा कि हम आने वाले समय में किस तरह से इस प्रदूषण को रोक सकें। प्रकृति ने जो इस लॉकडाउन के समय हमें एक संदेश दिया था कि मैं किस तरह रहना चाहता हूँ, क्या हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करके अपने जो हमारे मानवीय हस्तक्षेप हम प्रकृति के साथ करते हैं उसमें कमी करके हम प्रकृति को फिर से क्या एक नया उपहार दे सकते हैं, उसको एक सहारा दे सकते हैं। तो ये हमें सोचना होगा इसके लिए। तो बिल्कुल। और डॉक्टर काला, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि अगर भारतीय समाज जो है वो एक तरह से प्रकृति की उपासना करता है, प्रकृति को पूजता है, वो एक समाज है जो हमारी संस्कृति के अंदर, जैसे अभी हम हरेला त्यौहार मना रहे हैं, जो पेड़ पौधों के साथ हमारे रिश्ते का त्यौहार है, इसके बावजूद कहीं ना कहीं ये औपचारिकता तो नहीं होती चली जा रही है। क्या हमारा नाता प्रकृति के साथ उतना ही मजबूत बना हुआ है? प्रकृति के साथ नाता जो आपने बोला बिल्कुल बना हुआ है। प्रकृति के साथ ही हम पैदा हुए, प्रकृति के साथ ही हमारा मरण होगा और प्रकृति के बीच में रहते ही हमें जीवन का पोषण करना होगा जी। हम संस्कृति, समाज और प्रकृति के हिसाब से एक मत हैं। हमारा वैचारिक चिंतन एक ही था, एकात्मवाद था उसमें। तो इसलिए हम जीवे शरदा शतम पश्चिम शरदा शतम, सबके 100 वर्षों तक जीने की कल्पना करते हैं। इसमें प्रकृति का हर अंग आता है, मनुष्य आता है, प्राणी आता है,
जल, जीवन, जंगल, जवन, प्रकृति सब आती है। इसलिए प्रकृति प्रदत्त संपदाएं जितनी हैं, इनके संरक्षण का विचार हमारे पूर्वजों में भी था, बल्कि हमारा चिंतन ही यही था। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम तमाम अंधकार छोड़ें, तमाम बुराई छोड़ें, इसलिए छोड़ें कि हम एक उज्ज्वल, उत्तम और निर्विवाद वातावरण बनाएं जिसमें सब जिए बहुत वर्षों तक। मैं पर्यटन का आदमी हूँ, तो हमारे यहाँ तीर्थमिंद्रिय निग्रह बोलते हैं इसको। क्षमा तीर्थम, दया तीर्थम, तीर्थमिंद्रिय निग्रह। इंद्रियों का निग्रह करना, ये सबसे बड़ी बात है। और जो प्रकृति का विनाश करता है, वो इंद्रियों की जो हमारी जो उसको सुख प्राप्त करने की है, उसके कारण होता है। इसमें सब तमाम बातें। तो मतलब हमें ज़्यादा हाँ, अपने आप को किस तरह प्रकृति के साथ, तभी हम बेहतर रह सकते हैं। ये तो एक बड़ी छोटी सी बात है। जी जी, इंद्रिय निग्रह में रहना पड़ेगा, अपने पे भी अंकुश रखना पड़ेगा। और ये प्रकृति जो हमको हमारे पूर्वजों ने दी है, ये प्रकृति हमें अपनी पीढ़ी को, दूसरी को देना है, ये हमारा उत्तरदायित्व है। बिल्कुल, है ना। प्रकृति प्रदत्त संपदाओं पे सबका अधिकार है, समान अधिकार है। इसलिए जी। और तेज प्रताप जी, अगर हम कहें कि जो प्रकृति के असली संरक्षक होंगे वो कौन होंगे? वो किसान होंगे, जो जंगल के साथ, जो नदियों के आसपास रहने वाले लोग हैं, वो ही उनके असली संरक्षक हैं। तो जब हम उन्हें ही अपनी एक तरह से अपना नुमाइंदा माने, जिन्हें प्रकृति संरक्षण के लिए काम करना है और उनकी बेहतरी के लिए भी काम करें, जिससे प्रकृति और इंसान का नाता मजबूत बना रहे। जी सर, प्रकृति और इंसान का नाता इसलिए दूर रहेगा क्योंकि देश में 70 साल हो गए लोकतंत्र ही लागू नहीं हुआ। 70 सालों में जब लोकतंत्र ही लागू नहीं हुआ, भूखे भजन न होए गोपाला, ये लोग अपने नहीं, लोकतंत्र काटना शुरू कर देता है। हमारे किसान जो है हमारी आवश्यकताओं से कहीं अधिक उत्पादन करते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ जो प्रकृति के सच्चे पूजक हैं वो हमारे किसान ही हैं। बिल्कुल। और तो कल्याण सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जब आपने एक मैती आंदोलन जैसा आंदोलन चलाया जो कि परंपरा और प्रकृति के साथ इंसान को जोड़ने का आंदोलन था, जो कहीं ना कहीं हम पेड़ पौधे हमारी ज़रूरत का हिस्सा हैं ये जानते हुए भी हम नज़रअंदाज करते हैं, तो मैती आंदोलन को आज और ज़्यादा तेज़ी से अपनाने की ज़रूरत है। आज ज़्यादा इसे एक मुहिम के रूप में और लोगों के बीच, जो हमारी नई युवा पीढ़ी है, स्कूलों के ज़रिए भी लोगों तक लाने की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं भी और उनकी सुरक्षा का भी संकल्प लें। बिल्कुल सही कहा। ये जो है कि मैती एक भावनात्मक आंदोलन था, इसका जो एक ताना बाना बुना गया है, तो इसीलिए बुना गया कि हम आज एक पेड़ लगाते हैं, उसके बाद हम दोबारा उस पेड़ को देखने नहीं जाते हैं, और हम कैसे कह लें कि ये पेड़ जिंदा रहेगा। आज जो वृक्षारोपण हो रहा है अधिकांश इस तरह से हो रहा है कि हमें केवल फोटो खिंचानी है, हमें केवल अखबार तक आना है, मीडिया तक आना है, और हम उसके बाद अपना कर्तव्य भूल जाते हैं कि ये पेड़ सबसे ज़्यादा हमें इसको हिफाजत करनी है। आज इतने सालों के लाखों पेड़ लग रहे हैं, आज तो धरती भर जाती, लेकिन कहीं ना कहीं हमने पेड़ लगाने में धरती के साथ एक दगाबाजी की है। और ये अगर हम ये नहीं करते तो आज हमारे पास खूब जंगल होते, आज हमारे पहाड़ों में जंगल लहला होते, लेकिन कहीं ना कहीं हमने धरती के साथ एक मजाक किया है। तो यही एक मैती आंदोलन था। हमने कहा अगर इस तरह से नहीं, हम भावनाओं से जोड़कर अगर हम पेड़ लगाने में सक्षम हो जाते हैं तो ये आंदोलन एक धरती के लिए वरदान हो सकता है कि एक बेटी जब विदा होती है और उसकी जो भावनाएं हैं अपने माँ के साथ विदा होकर के जब जाती है, तो अपने माँ के आंगन में एक पेड़ लगा के जाती है, अपने मायके में एक पेड़ लगा के जाती है, और उस पेड़ को अगर कोई नहीं बचाएगा तो उसकी माँ और बेटी का जो संबंध है, जो उसका भावनात्मक रिश्ता है, उस पेड़ को जरूर जिंदा रखेगा। पिताजी जरूर जिंदा रखेंगे कि मेरी बेटी का पेड़ है, ये सूखना नहीं चाहिए, भाई उसको जिंदा रखेगा, मेरी बहन का पेड़ है, ये जिंदा रहना चाहिए। इस तरह से ये भावनात्मक जो सुरक्षा मैंने उस पेड़ को दी है, ये वो पेड़ बहुत 100% जिंदा रहने के लिए सक्षम है। और इसलिए अगर पेड़ सूख गएगा किन्हीं कारणों से, माँ जरूर उसकी जगह पर एक दूसरा पेड़ लगाएगी। उसे चिंता है कि कल मेरी बेटी आएगी
तो एक जरूर पूछेगी कि माँ मेरा पेड़ तो कितना एक बड़ा है। समय में ये मुहिम बहुत सफल रही थी और लोग अभी भी लोग अपनाते हैं, करते हैं, लेकिन शायद शहरी जीवन में इस तरह की मुश्किल है कि हम इतना समय नहीं दे पाते अपने आसपास, हमारी व्यस्तताएं इतनी ज़्यादा हैं कि हम जो प्रकृति है उसके लिए कुछ अपना समय नहीं निकालते। तो एक ऐसा कुछ करना चाहिए कि एक निश्चित तौर पर एक निश्चित अवधि में लोग जाएं प्रकृति के बीच, हम अपने व्यवहार में वो बदलाव लाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। हमने इसके लिए भी एक दूसरा अनुरोध किया, जो कि शहरों में पेड़ नहीं लगा सकते हैं। हाँ। हमने कहा कि वो अपने गांव तक भी नहीं जा सकते हैं, वो अब शहरों में बस गए हैं, पलायन गांव को छोड़ करके चले गए हैं। हमने उनसे कहा कि आप गांव नहीं जा सकते हैं, हम आपका पेड़ आपके गांव में लगाते हैं, एक बच्चे के द्वारा लगाते हैं, तो आपके गांव के एक बच्चे के द्वारा आपका परिवार का पेड़ लगाते हैं। आप बम्बई में हैं, कलकत्ता में हैं या विदेशों में हैं, आपके गाँव में पैतृक जमीन पर हम एक बच्चे से पेड़ लगाते हैं। उस बच्चे को आप उस पेड़ के एवज में अगर प्रति महीने 100 रुपये देते हैं, वो बच्चा आपका पेड़ बचाएगा और 100 रुपये उस बच्चे को आगे बढ़ने के लिए एक सहारा देगा। और इस तरह से गांव में जितने बच्चे हैं, जितने परिवार हैं, जितने लोग बाहर रहते हैं, उनका पैसा अगर उन बच्चों को मिलेगा, वो बच्चे आगे बढ़ेंगे और एक एक पेड़ गांव में लगेगा, गांव जिंदा होगा, गांव की में हरियाली होगी, हरियाली बढ़ेगी तो पानी जिंदा रहेगा, पानी जिंदा रहेगा तो जीवन रहेगा। तो हमने एक नया आयाम, इसको एक नया रूप भी दिया है, जिसको हम ग्राम गंगा अभियान के रूप में इसको ले जा रहे हैं। ये सब कुछ है। तो इस रूप में हमें देखना होगा, केवल हम पेड़ लगाने से ही नहीं, पृथ्वी आज हम संरक्षण दिवस मना रहे हैं नहीं होगा, हमें बहुत कुछ देखना होगा। आज हिमालय कहा रहा है, आज देखिए जंगलों में इतनी आग लग रही है, उस आग से सारे जंगल दहक रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है वो हिमालय पर उसका असर पड़ रहा है। पूरे हिमालय में कार्बन जमा हो गया है, ग्लेशियरों के पिघलने से छोटे छोटे तालाब बन गए हैं और ये तालाब इतने खतरनाक हैं कि कभी भी उत्तराखंड में अगर जो हमने एक आपदा भी देखी है, आपदा देखी है हमने, जब तो केदारनाथ जो प्रकृति के साथ असंतुलन से जुड़ा हुआ ही हम कह सकते हैं, एक प्रतीक है हमारे, एक सबक है हमारे लिए, सबक है। और अभी हमारा पूरा उत्तराखंड का जो जोन है वो टाइप 5 और 4 में आता है, भूकंपीय क्षेत्र में। खुदा न करे कि कभी इस तरह का वो आ जाए। तो ये सारे जो हमारे तालाब बने हुए हैं, जो ग्लेशियर पिघल करके छोटे छोटे तालाबों में तब्दील हैं, ये कभी न कभी केदारनाथ जैसी एक आपदा कहीं ना कहीं आशंकाएं बनी हुई हैं। तो हमें उसकी तरफ जरूर देखना होगा। और डॉक्टर काला, आपने पर्यटन को लेकर बहुत काम किया है, तो मैं ये भी समझना चाहूँगी आपसे, क्योंकि पर्यटन जरूरी है, पर्यटन अच्छा है, लोग आएँ बाहर से और हमारे राज्य की खूबसूरती देखें, प्राकृतिक जगहों तक जाएं, लेकिन वो पर्यटन और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक मिलकर के चलता हुआ साथ में रास्ता बने। तो जो नियंत्रित पर्यटन के तर्ज पर काम करना चाहिए, जिससे कि पहाड़ का इकोसिस्टम भी ना डिस्टर्ब हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं इस संबंध में हमने विप्रो विनाशकारी पर्यटन रोको एक आंदोलन चलाया, प्रारंभ किया 1986 से, और काफ़ी उसमें सफलता मिली। काफ़ी बड़े बड़े लोग उसमें, चिंतक माननीय चंडी प्रसाद भट्ट जी, सुंदरलाल बहुगुणा जी, ऐसे लोगों ने उसको अच्छा, इसने आशीष दिया, अच्छा वो चला, विश्व स्तर पे भी उसकी चर्चाएं हुई। अभी भी उसमें हम काम करते हैं। हमारा विप्रो आंदोलन का एक ही मत है कि हमने ये मान लिया कि प्रकृति के साथ अगर सबसे बढ़िया तालमेल कोई पद्धति पर्यटन में है, वो भारतीय पद्धति है और तीर्थाटन की है। इसलिए उत्तराखंड के अंदर तीर्थाटन से सुंदर और उपयुक्त कुछ नहीं हो सकता जी। पाश्चात्य पंचतारा भोगवादी पर्यटन केवल भोग के लिए, और जहाँ पर भोगवाद शुरू हो जाता है वहाँ पर प्रकृति का दोहन ही होता है, समाज का दोहन ही होता है, हर चीज़ का दोहन ही होता है। इसलिए हम जो हैं दशरथी, भगवान श्री राम के जो पिता थे दशरथ, ये मानते थे कि 10 इंद्रियों पे अंकुश लगा के उन कंट्रोल में रख के, एक संस्कृति वो थी, एक दशाननी रावणी संस्कृति थी, जिसमें 20 हाथों से खाने का, उसको उपभोग करने की जो संस्कृति थी। तो हम दशरथी संस्कृति को मानते हैं और दशाननी संस्कृति को नहीं मानते। तीर्थाटन उत्तराखंड में बहुत अच्छा है। आपको एक चीज़ बताएं, इस चिंतन के तहत ही श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, जो हमारे यहाँ धाम हैं, 4 धाम हैं, पंच केदार हैं, पंच बद्री हैं, इनको 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है ताकि कोई नेचुरल लॉस हो, वो लॉस फिर से रिगेन हो जाए।
उसमें हमको करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से मैं आपको कहता हूँ, अब अंग्रेजी में तो इकोलॉजी, परिस्थितिकी, पर्यावरण, ये बहुत सारे शब्द हैं जी। हिंदी में प्रकृति भी। हमारे यहाँ जो संस्कृत है उसमें सृष्टि शब्द है, जो ओवरऑल टोटल, जिसमें आपका बात करने से लेकर चलने से शयन, चयन, नयन, जन्म, विवरण, मरण सब कुछ सम्मिलित है। हम उसके संरक्षण की कल्पना करते हैं और वो हमारी प्रकृति, पहले अपनी प्रकृति, अगर हमने अपनी प्रकृति सही कर दी तो सारी प्रकृति सही हो जाएगी। इसलिए ग्रीनिंग ऑफ माइंड, दिमाग को हरा भरा करना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। आप विचारों से, मन से, कर्म से, वचन से आप अगर पवित्र हो रहे हैं, संतुलित हो रहे हैं, संरक्षित हो रहे हैं, तो पूरी सृष्टि अपने आप संरक्षित हो जाएगी। ये कोरोना इसी का कारण है जी। कोरोना जैसी बीमारियां यही हमें बताती हैं कि आप हमारी इम्यूनिटी नहीं है। जी। अगर आप प्रकृति के साथ तादाद में रखते हैं तो इम्यूनिटी है। आज वही तो बोल रहे हैं आप। ये चीन और भारत का जो विवाद चल रहा है, ये भी क्या है? ये सब इकोनॉमी फैक्टर से, इकोनॉमिक्स है ना, इसका फैक्टर है ना। तो ये सब समस्याओं का जो है ग्रीनिंग ऑफ माइंड, आप मानसिक, वैचारिक, शारीरिक और दैनिक जीवन की मतलब जो आपका जीवन है, इसको आप संवर्धन टूरिज्म को लेकर एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट भी है हमारे यहाँ, इको टूरिज्म का, कि जो नहीं, इको टूरिज्म का कंसेप्ट जो है वो कंसेप्ट हवाई कंसेप्ट है, वो लोगों ने बना दिया, सरकार ने बना दिया जी। इको टूरिज्म क्या होता है? यानी कि आप इकोलॉजी को ठीक रखें, तो क्या टूरिज्म ये बोलता है कि इकोलॉजी को खराब करो? इको टूरिज्म क्या होता है? ये तो कंसेप्ट जो आप कह रहे हैं कि ना, होटलों में जाकर रुकने का नहीं, हम होम स्टे में जा रहे हैं, हम गांव में जा रहे हैं। इको टूरिज्म हो गया, ये होम स्टे टूरिज्म हो गया, ये सब दिए हुए नाम है। अब कल तक तो होम स्टे टूरिज्म कह रहे थे, आज की स्थिति है कि वो फेलियर हो गया, तो अब कह रहे हैं नहीं, फेलियर नहीं है, फेलियर वो है, एक अच्छी चीज फेलियर है। आज की डेट में आपके कोरोना स्टाइल में बिल्कुल फेलियर है। हाँ, कोरोना के समय में उससे पहले भी फेलियर था मैडम, हमारे सामने। उसके पहले पेइंग गेस्ट बोलते हैं इसको, ये थाईलैंड में था, इसी पे तो हम विरोध कर रहे हैं जी। ये सब, वो सब फेलियर था, वहाँ थाईलैंड में फेलियर था। वहाँ 84,00,000 बच्चे बिना माँ बाप के पैदा हो गए, तो वो बहुत बड़ा विषय है, उस पर नहीं जा। गांधीयन टूरिज्म, इस पर PhD हुई है अभी। गांधीयन टूरिज्म एकमात्र विकल्प है और आपको इसको विचार से करना पड़ेगा, बिना विचार के नहीं। अभी हमने होम स्टे करा, अब आजकल क्या है, आप कह रहे हैं कि साहब अब हेल्थ टूरिज्म करो, आप कभी कुछ पकड़ लेंगे, कभी कुछ पकड़ लेंगे। वो एक टूरिज्म गांधी जी को क्लियर है। गांधीयन टूरिज्म जो है वो क्या है? वो वही है, सत्य, अहिंसा और प्रेम। ये इसको आपने बनाया, अपने अपने जीवन में धारण करना है। ग्रीनिंग ऑफ माइंड, पहले आप दिमाग से सही होएं जी। हम कहीं बर्बादी करने नहीं जा रहे हैं। आज का जो टूरिज्म का जो कंसेप्ट है वो ये है कि कहीं जाएं तो एंजॉय करें। नहीं, तो हम प्रकृति संरक्षण की बात कर रहे हैं कि हम किस तरह, जो भी हमारी गतिविधियां हैं डॉक्टर कल्याण सिंह जी, कि ये बहुत कई बार जो हम कैसे जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको कनेक्ट कर पाएं कि बहुत ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके लिए एक बोझिल सब्जेक्ट हो कि प्रकृति संरक्षण की बात कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं, जबकि वो भी चाहते हैं कि उनको भी इस जो साफ हवा की बात करते हैं हम, दिल्ली की हवा में प्रदूषण है तो लोग अब वापस पहाड़ों में अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। तो हमको अवेयर करना है बहुत ज़्यादा प्रकृति के प्रति कि क्या दिक्कत आएगी अगर हमको साफ पानी नहीं मिलेगा, साफ हवा नहीं मिलेगी, तो और किस तरह से फिर वो उनको जोड़ना है एक दिलचस्प तरीके से भी, ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो भी हमारी युवा पीढ़ी हम सब जुड़े रहें प्रकृति से, इस ताने बाने के साथ जुड़े रहें और एक रिश्ता खूबसूरत सा बना रहें। असल में इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि अभी हम अपने पाठ्यक्रम में उस प्रकार का बदलाव नहीं ला पाए हैं कि बच्चों को प्रकृति से सीधा जोड़ा जा सके जी। क्योंकि आज हम बच्चों को वो शिक्षा दे रहे हैं कि उन्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बड़े बड़े कॉरपोरेट में जा कर के मोटी मोटी तनख्वाह लेनी है, इस तरह से गुजारें। हमने उनको प्रकृति की तरफ नहीं देखा। मैं कहता हूँ कि आज हमारे उत्तराखंड में कितने बच्चे हैं जिन्होंने बुग्याल देखा है,
जो बुग्यालों के बारे में जानते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी हिमालय के इन तालाबों के बारे में कभी वो कहीं घूमने गए हों। तो जब हमने अपनी धरोहरों को, अपने पर्यावरण को अपने बच्चों तक नहीं उनको ज्ञान दिया, तो उनके अंदर फिर प्रकृति संरक्षण का भाव कैसे आएगा। केवल 2 दिन किसी अवसर पर, किसी राष्ट्रीय अवसर पर 1 दिन पेड़ लगा करके हम बच्चों के अंदर वो भाव नहीं भर सकते हैं। हमें बच्चों को गांव से जोड़ना होगा, गांव की प्रकृति से जोड़ना होगा, उनके अंदर वो भाव भरने होंगे कि वो अपने गांव को समझें, अपनी प्रकृति को समझें, उनके गांव में क्या बदलाव आ रहा है, उनके यहाँ क्या समस्याएं आ रही हैं। वो बच्चे जब तक उनसे वो नहीं रूबरू नहीं होंगे तब तक वो प्रकृति से नहीं जुड़ पाएंगे। और ये चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि आज देखिए हमारे पूरे उत्तराखंड में हम पेड़ तो लगा रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक जो स्थिति है कि हमें कैसे पेड़ लगाने हैं, जंगल हमारे खत्म होते जा रहे हैं, चीड़ का साम्राज्य बढ़ता जा रहा है। चीड़ जो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है, पूरा सबसे ज़्यादा चीड़ के जंगल हमारे यहाँ बन चुके हैं। उस सबसे ज़्यादा आग लगने के कारण है। और जब आग चीड़ के जंगलों पे आग लगती है तो बांझ के और मिश्रित प्रजाति के जंगल भी जल जाते हैं, और उनमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं, कितने जीव जंतु भस्म हो जाते हैं, उनके घोंसले जल जाते हैं, उनके बच्चे जल जाते हैं, और कितनी बड़ी जैव विविधता को नुकसान होता है। कभी हमने अपने बच्चों को बताया कि ये देखिए आप ये आग से कितनी वो हुई है, कितनी त्रासदी हुई है, कितने प्रकार के जीव जंतुओं को ये नुकसान पहुंचा है। ये चीज़ हमें उन तक लानी पड़ेगी। और दूसरी तरफ हमें इन वनों का विस्तार करना पड़ेगा जो हमारे लिए लाभदायक हैं। अब हमारे उत्तराखंड में देखिए, तो उत्तराखंड में चीड़ के जंगल एक तरह से इस समय समस्या है कि वो किसानों के खेतों में भी चीड़ के जंगल आ रहे हैं, खेतों में भी पहुंच गए हैं। अब कुछ न तो उनको हम ले सकते हैं, 1000 मीटर से ऊपर आप कोई भी पेड़ नहीं काट सकते हैं। सबसे ज्यादा लाभ चीड़ को हुआ है, चीड़ बहुत फैल चुका है। अब हम न उससे लीसा निकाल पा रहे हैं, पेड़ सारे विकृत हो चुके हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं, उनके अंदर जाना भी बड़ा मुश्किल है। तूफान आएगा तो पूरा पेड़ के पेड़ जो है। तो अगर हम उत्तराखंड के संदर्भ में बात करें तो इसमें जंगल का जैसे कहेंगे मैनेजमेंट करना, प्रबंधन, हाँ, वो बहुत जरूरी हो गया है। बहुत जरूरी है। आप देखिए मध्य हिमालय में हमारी जितनी भी नदियां हैं जो हमको जीवन देती हैं, हमारी गंगा यमुना तो जाती सीधी बह के चले जाती है, बांध बने हैं तो बिजली मिलती है, किसको मिलती है हम नहीं जानते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जंगल जो हमारी सदा नीरा नदियां जो हमारे खेतों को सींचते हैं, हमें पानी देते हैं, उनके उद्गम स्थल हैं हमारे बांझ के जंगल। जितने भी नदियां हैं, चाहे आप पुरोला की कमल नदी को ले लीजिए, गगास को ले लीजिए, आपको कोसी नदी को ले लीजिए, है ना, हाँ। आपकी ये नयार है, पश्चिमी नयार है, पूर्वी नयार है, रामगंगा, ये सारी नदियां तो हमें सिंचित करती हैं। और ये सब नदियां कहाँ से निकलती हैं? सब जंगलों से निकलती हैं, बांध के जंगलों से निकलती हैं। जंगल है और नदी है, उनका सीधा नाता है। जंगलों की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। सब जो है चीड़ के जंगल हमने फैला दिए हैं। चीड़ इतना बेहतहात फैल चुका है कि उसने जंगल, जिसका असर जो जीव जंतु हैं, जंगल में रहने वाले हमारी वनस्पतियां हैं, उस पर भी पड़ रहा है, वन्य जीवों पर भी कह रहे हैं कि उसका असर है जो चीड़ का है। बांझ बुरांश मिश्रित जंगल में उन्हें खाना मिलता है पर्याप्त, उनमें ज्यादा जैव विविधता है, जैव विविधता ज्यादा है। तो इस तरफ हमें ध्यान देना होगा, थोड़ा बच्चों को प्रकृति को ले जाने की जरूरत है अगर हमें प्रकृति को बचाना है। और तेजपाल जी माफ कीजिएगा, शुरू में मैंने तेज प्रताप जी कहा आपको, तो जो ये बात अभी डॉक्टर कल्याण सिंह जी भी कह रहे हैं कि शिक्षा में हमको प्रकृति का कॉन्सेप्ट लेकर आना है, हमें अपनी शिक्षा के मॉडल में बदलाव करना है। अभी रावत जी ने बड़ी अच्छी बात उठाई, यानी शिक्षा से जुड़ी हुई सारी हमारे शिक्षा ही इस यानी बुनियादी चीज है जो पर्यावरण की रक्षा, प्रदूषण की रक्षा। और शिक्षा ही जब अनसाइंटिफिक है, लॉर्ड मैकाउले ने ये तो कहा बीए करके बेवकूफ बनेंगे, एमए करके एमक बनेंगे देश में, और वो 75 साल तक बनेंगे। तो अभी कुछ टाइम 5 साल अभी और बाकी है। किसी को ये पता नहीं प्रदूषण क्या होता है, किसी को ये पता नहीं लोकतंत्र क्या होता है, किसी को तो पता भारत है, के 125 करोड़ लोगों को यही पता नहीं भारत के संविधान का नाम भैंस है या बैल है। तो ये देश चलेगा? इस देश का बंटाधार होने से रोकने के लिए हम मुझे लगता है घर से बाहर निकलना पड़ेगा। प्रकृति पर बात कर रहे हैं हम, वहां तक बात करते हैं, उसी अपने विषय पर रहते हैं, और कैसे हम शिक्षा में भी इन चीजों को समावेश करना चाहिए और प्रैक्टिकली बच्चों को बता सके। उनका जो पढ़ाई है वो बहुत ज्यादा किताबी ना होकर के जो प्रैक्टिकल ज्ञान है वो भी उन तक पहुंचाया जाए, आसपास की चीजें। तो डॉक्टर काला, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि ये जो बदलाव हैं, हमें अपने जीवन में अगर हम छोटे छोटे बदलाव लाएं,
मसलन कार की जगह हम साइकिल का इस्तेमाल करें, जो हम पहले क्या करते थे कहीं बीच में छूट गया। तो ये जो छोटे छोटे बदलाव हैं अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी लाएं, जो हम प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत मुहिम चल रही है प्लास्टिक हटाओ, उसकी जगह कागज़ या कपड़े के थैले, इको फ्रेंडली लाइफ, मतलब जो हम पर्यावरण के साथ, मिट्टी के बर्तन, प्रकृति के साथ संतुलन बनाने वाले कुछ ऐसे बदलाव के बारे में बताइए जिससे कि जीवन बेहतर होगा और हम ज़्यादा प्रकृति के साथ तालमेल बिठा करके आगे बढ़ेंगे। पहली बात, माननीय कल्याण सिंह जी ने बहुत अच्छी बात बोली और आपने भी बोली कि शिक्षा जी। तो शिक्षा अगर हम सही ढंग से उसको समझ रहे हैं और उसका सही रूप ले रहे हैं तो माँ के गर्भ से शुरू हो गई। सबसे बड़ी शिक्षा माँ हो गई, ये तो परिवार से शुरू हो गई। परिवार से तो पहले तो ये है कि आपको माँ से शुरू करना पड़ेगा। तो यही तो है कि ये तो जो वो शिक्षा, हाँ, जो शिक्षा आप कह रहे हैं वो दूसरी चीज़ है। ये जो है जो रोज बाकी तमाम शिक्षाएं तो रोजगार पर है, वो तो रोजगार के लिए रोजगार शिक्षा बोलता हूँ मैं, उसका वो शिक्षा से उसका कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा तो हमको चरित्र में लाना पड़ेगा, उसको हमको समाज हमको शिक्षा दे रहा है, प्रकृति हमको शिक्षा दे रही है। हम तो शिक्षा तो चारों तरफ विस्तृत फैली हुई है, वहाँ से लेनी है ना हमने, वो हम ले रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने वहीं से लिया, सब कुछ वहीं से लिया, वहीं से सीखा। हमको वो अपनी पीढ़ी को आगे देना है। अब ये है प्रकृति के संरक्षण के लिए जल, जंगल, जमीन, जीवन, वन जो कुछ है उसके लिए हमें कोशिश ये करनी है कि उन पर निर्भर तो रह सकते हैं, लेकिन उतना ही दोहन करें जितना हमारे लिए और उसके लिए, दोनों के लिए ठीक हो, हानिकारक ना हो। यस, जितनी हमें जरूरत है कुदरत से हम उतना लें, इससे ज्यादा ना लें। इस कॉन्सेप्ट पर काम करें, इस पर ये बहाना बनाना पहली बात जी। दूसरी बात ये है कि मैन मेड, मतलब मैंने आपको बताया 6 महीना वहाँ जाना, बद्रीनाथ केदारनाथ जाने के लिए भगवान मना करते हैं जी। वो धार्मिक चिंतन है हमारा कि 6 महीने वहाँ नहीं जाना है, केवल इसलिए कि आप न जाएं, उससे ही वो ठीक हो जाता है। मानवीय हस्तक्षेप, जो हमने कोरोना में देखा कि हम घरों में बंद हो गए तो हमारी प्रकृति अपने आप रिचार्ज हो गई। हम बहुत ज़्यादा देखिए, कुछ ऐसा भी आपको बताऊँ मैं, कुछ ऐसा भी है कि हम बहुत सारे जंगल लगा रहे हैं, जमीन लगा रहे हैं, बहुत सारे कोशिशें कर रहे हैं बनाने की, इससे भी नुकसान हो रहा है। इससे नुकसान, क्योंकि हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, यहाँ पर जरूरत क्या है, इसको क्या चाहिए, ये चाहे प्रकृति है, चाहे आदमी है, चाहे जमीन है, इसको चाहिए क्या। तो बस हम यही जो बातचीत है कि कैसे हम अपनी लाइफ को, अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाएं, तो भी हम एक बड़ा बदलाव प्रकृति के अगर सभी लोग मिलकर के इस पर काम करें तो कर सकते हैं। तो मैं जरा अंत में आपसे बोलना चाहूँगा, डॉक्टर अरुण कुमार बडोनी जो हैं, बहुत बड़े मेडिसिनल साइंटिस्ट हैं, वो मेडिसिनल प्लांट के, उनका है ये ग्रीनिंग ऑफ माइंड। हमको मानसिक रूप से पहले अपने को बहुत अच्छा प्रबल बनाना है, उसको शिक्षित करना है जी। चलिए अपने इसको, तो चलिए आप सभी हमारे स्टूडियो में आए और ये बातचीत हमारे साथ की, हमारे दर्शकों को ये जो कुछ ज़रूरी बातें बताई, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि डॉक्टर काला भी कह रहे थे कि ग्रीनिंग ऑफ माइंड, मतलब हम अपने दिमाग से पहले अपने आप को तैयार करें कि हम किस तरह हरियाली चाहते हैं, प्रकृति से उतना ही ले जितनी हमें ज़रूरत है, और रोज़मर्रा के जीवन में भी छोटे छोटे बदलाव करके ये जो हम प्लास्टिक और कपड़े के थैले या साइकिल का इस्तेमाल, कार का इस्तेमाल कम करना, ये छोटे छोटे बदलावों के ज़रिए भी हम ज़्यादा प्रकृति के साथ ही हो सकते हैं, क्योंकि अंत में हमें कुदरत ही वो सबसे बड़ी चीज़ है। बहुत सारी आपदाओं ने हमें ये सबक दिया है कि कुदरत ही सबसे बड़ी है, सबसे शक्तिशाली है, और प्रकृति संरक्षण हमारी संस्कृति में भी रही है, जिसे हमें सहेजना चाहिए। प्रकृति के साथ तालमेल बिठा करके ही विकास की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो कार्यक्रम में इतना ही रहेगा। नमस्कार।